नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ जंक्शन के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर पुनः आज नए दिन के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज में फर्स्ट चैप्टर राजस्थान का इंट्रोडक्शन और उसका भौतिक विभाजन, उसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। कल की हमारी जो वीडियो है वो अंत में पावर सप्लाई की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। आज उन्हीं पॉइंट्स को अपने रिवाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और मरुस्थल का जो कंप्लीट पार्ट है उसको आज अपने समाप्त करेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में आज इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्य बात पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने कल वाले टॉपिक्स के ऊपर दोबारा एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले हम प्लाया झीलों के बारे में बात कर रहे थे कि प्लाया झीलें क्या होती है और राजस्थान के किस एरिया में ये सबसे ज्यादा मिलती है। तो प्लाया झीलों के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था ये कि ये अस्थायी पानी की झीलें होती हैं, स्थायी नहीं होती है, अस्थायी पानी की झीलें होती है जो मानसून काल के दौरान बनती है। ठीक है, मानसून टाइम पीरियड हमारे राजस्थान का लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना रहता है। तो इन 3 महीनों के दौरान इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है और ये बालुका स्तूपों के बीच में बनने वाली झीलें होती है। इसकी भी हमने बात की थी। बालुका स्तूप के बीच में ये जो नीची भूमि होती है जिसको हमने तली या प्लाया नाम दिया था, इसी में जल इकट्ठा होने की वजह से निर्मित झीलें होती है। ये इस प्रकार की झीलें जो है ये खारे पानी की झीलों में तब्दील हो जाती है क्योंकि लवणता की मात्रा धीरे धीरे करके मिट्टी की लवणता इनमें बढ़ती जाती है और जो वर्षा का पानी है, जो मीठा पानी था, वो धीरे धीरे करके खारे पानी में बदलता जाता है। और इनका जल सूखने के बाद में इनकी जो नमी युक्त मिट्टी होती है जिसको हमने एक स्पेशल नाम भी दिया था, इस मिट्टी को हमने मरहो के नाम से नाम दिया था। तो ये जो मरहो वाला जो मिट्टी का नमी युक्त भाग होता है, इस मिट्टी के अंदर उत्तरी जैसलमेर वाली साइड के अंदर रबी की फसलें जो है, जो उस समय अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, जिसमें विशेष रूप से अगर देखें तो चना की फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है या जीरा की फसल जो है वो इस एरिया के अंदर उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार ये जो झीलें हैं इनको हमने नाम दिया था प्लाया झीलों का। सेकंड, हमने मरुस्थल के अंदर एक जल स्रोत और देखा था। इन्हीं प्लाया झीलों को हमने एक और नाम से भी संबोधित किया है, खड़ीन झीलों के नाम से। लेकिन ये खड़ीन झीलों वाला जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको बताया था, पाली जिले के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित किया गया कंसेप्ट है। तो जो कृषि मूल रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि प्लाया की नमी युक्त जो भूमि है उसके अंदर कृषि करने की शुरुआत वास्तव में इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से इन्हीं प्लाया झीलों को हम खड़ीन झीलों के नाम से भी जानते हैं, लेकिन विशेष संदर्भ हम रखेंगे किसका? पालीवाल ब्राह्मणों का। तो पाली जिले के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इन्हीं उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में मानसून काल के दौरान ढाल वाली भूमि पर इन्होंने जो ये झीलें, जो प्लाया झीलें अपने लिए बनाई, वो विशेष रूप से ढाल वाली भूमि पर बनाई ताकि पानी जो है वो ढाल के हिसाब से आसानी से बीच में प्लाया वाले स्थान पर इकट्ठा हो जाए। तो वहां पर पानी एकत्रित कर बनाई गई झीलें हैं, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये विकसित की गई है। और इनका मुख्य उपयोग जो है वो पेयजल के लिए नहीं होता, बल्कि विशेष रूप से किसके लिए किया जा रहा है? कृषि के लिए किया जा रहा है। खड़ीन जो है वो मुख्य रूप से कृषि के लिए अपनाई गई एक तकनीक है और ऐसी जो कृषि होती है उसको भी हम खड़ीन कृषि बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि खड़ीन कृषि राजस्थान में सर्वाधिक किस भाग में होती है या किस जिले में होती है, तो ये हमारे पास जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। और मैंने कल भी आपसे डिस्कशन में कहा था कि जैसलमेर में भी कई बार वो आपको जैसलमेर की साइड पूछ लेता है कि नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट है, वेस्ट है, कौन सी साइड में है। तो इस प्रकार की झीलें जो है वो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है किस साइड में? उत्तरी जैसलमेर वाली साइड में। नॉर्थ जैसलमेर वाली जो साइड है वहां पर इस प्रकार की झीलें जो है उनका निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने और झीलों के रूप में या पानी के स्रोत के रूप में बात की थी जिसको हमने रन या टाट का नाम दिया था, रन या टाट भूमि। तो रन या टाट भूमि अपने आप में क्या है? तो मैंने बताया था इसका निर्माण विशेष रूप से उन एरिया में होता है जहां प्लाया के नीचे या मानसून काल में जहां पानी एकत्र होता है उसके नीचे विशेष प्रकार की चट्टानें मिलती है जिनको हम माइकासिस चट्टानें बोलते हैं। और मैंने आपको यह भी कहा था कि ये माइकोसिस चट्टानें जो होती है ये वास्तव में समुद्र के तल वाली या समुद्र का जो क्रस्ट वाला भाग होता है, भूप्रपटी वाला भाग होता है, उसकी चट्टानें होती है। और ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा इनमें थोड़ी ज्यादा होती है, NaCl की मात्रा ज्यादा होती है और उसकी वजह से ये क्या करती रहती है? पानी जो है उसको लगातार खारा बनाती रहती है। तो ये जो माइकोसिस चट्टानों वाला जो क्षेत्र था, इसका लवण घुल करके मृदा की ऊपरी सतह पर आता है और ऐसी मृदा के अंदर जब वर्षा जल गिरता है ऊपर से, तो ये झीलें जो है वो लवणीय झीलों के रूप में तो तब्दील होती है, लेकिन इसके साथ साथ हवाओं के द्वारा या आंधियों के द्वारा मिट्टी जो है वो भी इसमें लगातार डाली जाती रहती है। तो पानी के ऊपर जब मिट्टी हल्की हल्की जमा होती है तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है? दलदली भूमि में तब्दील हो जाता है।
मार्शी लैंड बन जाती है, वो दलदली भूमि बन जाती है। तो अकेली लवणीय झीलें नहीं है, ये लवणीय लवणता की मात्रा इनमें बहुत अधिक पाई जा रही है और इसकी वजह से ये लवणीय होने के साथ साथ किस में बदल गई है, दलदली भूमि में बदल गई है। और इस प्रकार की ये जो दलदली भूमि होती है ये पूरी तरीके से अनुपजाऊ भूमि होती है, किसी प्रकार का उपयोग इसका कृषि कार्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा खड़ीन या प्लाया झीलों का उपयोग तो हम कृषि उद्देश्य के लिए भी कर रहे थे, लेकिन रन या टाट वाले क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है कि कृषि या किसी और कार्य में इसको हम काम में ले सके। तो ये पूरी तरीके से अनुपजाऊ भूमि होती है। तो जब भी आपसे कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए जिसमें रन और प्लाया में आपको विभेदन करना हो या दोनों में अंतर करना हो कि सही कौन सा है, तो इसमें अगर आपको ये तीन शब्द आपको क्वेश्चन के अंदर मिल रहे हैं, लवणीय, दलदली प्लस अनुपजाऊ, तो हमारा निश्चित आंसर जो है वो रन या टाट के रूप में रहेगा। अदरवाइज आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर में मिलने वाली या बालूका स्तूपों के बीच में मिलने वाली जो लवणीय खारी झीलें हैं वो क्या कहलाती हैं, तो फिर आंसर हमारा प्लाया झील जो है वो ठीक रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार की झीलें जो है ये भी सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था जैसलमेर और बाड़मेर वाली साइड में मिलती है। ये जो माइकासिस चट्टाने हैं ये भूमि की सतह के, बाकी तो मरुस्थल में नीचे की साइड है, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर वाली साइड में ये भूमि के ज्यादा नीचे गहराई में नहीं है बल्कि ऊपर उठे हुए क्षेत्र के रूप में है। तो वहां आसानी से इनका प्रभाव जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है माइकासिस चट्टानों का। तो ये सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलती है, इसके बाद में सर्वाधिक इनका प्रभाव हमें बाड़मेर में देखने को मिलता है। फिर मैंने कल भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि राजस्थान के कुछ फेमस रन हैं जिनके बारे में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता रहता है। इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर में अगर हम बात करें तो जैसलमेर के रन कौन कौन से हैं, तो देखिए आप, एक रन है बरमसर का रन, दूसरा भाखरी का रन, तीसरा हमारे पास है पोखरण का रन। और मैंने आपको बताया भी था राजस्थान के सबसे बड़े रन के रूप में जाना जाता है कौन सा, पोखरण का रन। बहुत बड़ा रन है ये क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर इसे में मोलास और कानोड, ये जैसलमेर के कुछ गांवों के नाम है या कुछ एरिया के नाम है जहां पर ये रन सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। तो आपसे कुछ सुमेलित करवाने वाला, ऐसा ही मैच करवाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार शायद आरएएस प्रीलिम्स के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये चार नाम दे दिए थे, ब्रह्मसर, भाकरी, थोब और लावा, ये क्या है। तो इस प्रकार के ये नाम जो है वो भी पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये रन क्षेत्रों के नाम है, राजस्थान में मिलने वाली रन झीलों के उदाहरण है ये। और देखिए आप, बाड़मेर का फेमस रन है उसको हम थोब बोलते हैं, थोब का रन। इसके बाद में अगर फलोदी नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट हम देखें तो उसमें बाप और लावा वाला जो ये रन है, ये दोनों फलोदी डिस्ट्रिक्ट और पुराने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम इसको ले सकते हैं। इसके बाद में चूरू वाले एरिया में भी इस प्रकार के रन दिखाई देते हैं जिसमें एक ताल छापर रन, जहां काले हिरणों का अभ्यारण्य बना हुआ है, ताल छापर अभ्यारण्य, उसके आसपास का इसी प्रकार का दलदली क्षेत्र बनता है। इसी प्रकार से परिहारी, यह चूरू डिस्ट्रिक्ट के पास ये गांव है। फिर सुजानगढ़ जो एरिया है चूरू का, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये अपने आप में रन भूमि के रूप में जाने जाते हैं राजस्थान में। तो ये रन या टाट झीलें क्या होती है, इनके बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार की एक जल स्रोत की हमने और बात की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था ये, जल पट्टी के रूप में। और लाठी गांव के नाम पर हमने इस जल पट्टी को नाम दिया था लाठी सीरीज का। सीरीज से हमारा मतलब यही है कि यहाँ लगातार एक क्रम में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार मीठे पानी के जल स्रोत मिलते हैं लाठी गांव और चांदन गांव के आसपास वाले एरिया में। इसलिए उस पूरी पट्टी को ही, पूरी बेल्ट को ही हमने नाम दे दिया है लाठी सीरीज का। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमने देखा था ये कौन सी नदी का भूगर्भिक जल अवशेष है, तो वो नदी पुराने समय में हमने कहा था शिवालिक हिमालय से निकल कर आने वाली नदी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी का प्राचीन अपवाह इस क्षेत्र से रहा होगा। और बाकी तो सरस्वती नदी जो है वो मरुस्थल बनने के बाद में धीरे धीरे करके लुप्त होती गई। लेकिन मैंने बताया था जैसलमेर की दो लोकेशन है हमारे पास, मोहनगढ़ और पोखरण, इन दोनों के बीच में धरातल के नीचे जो जिप्सम चट्टानें पाई जा रही है, जो एक तरीके से अरंध्री प्रकार की चट्टानें हैं, उनके अंदर रंध्र नहीं पाए जाते और इसकी वजह से वो पानी को नीचे पाताल या भूमिगत नहीं जाने देती है। तो वो जो सरस्वती नदी का पाट था या तल था, उसके ऊपर ये पानी चट्टानों के बीच में आज भी एकत्रित था। इसका पता इस लंबे समय तक इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि वो पानी जो है वो धरातल से कम 4-5 किलोमीटर की गहराई पर था। तो मनुष्य के द्वारा सामान्य जो पानी निकाला जाता है खोद करके भूमि से, कुओं के रूप में या नलकूपों के रूप में, उसकी गहराई ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर 700 मीटर तक हो सकती है या 500-700 फीट तक हो सकती है। इसके बाद में अंदर गहराई पर जाके ड्रिलिंग करना आसान नहीं था। लेकिन यह काम आसान तब हुआ जब इस क्षेत्र में बाहरी कंपनियां आई और उन्होंने पेट्रोलियम उत्खनन का कार्य शुरू किया, पेट्रोलियम सर्चिंग का काम शुरू किया, उन्होंने पेट्रोल को खोजने का काम शुरू किया। तो उन कंपनियों के द्वारा जब 4 से 5 किलोमीटर गहराई पर पेट्रोलियम की ड्रिलिंग की गई, तो उस ड्रिलिंग में पेट्रोल की बजाय पहले पानी निकला और वो पानी बिल्कुल मीठा पानी था।
और इसी बात का अंदेशा 2007 से लगातार काजरी के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से सरस्वती नदी का प्राचीन जल मार्ग खोजा जाए या उसका पता लगाया जाए कि सरस्वती नदी का प्रवाह कहां से रहता है। तो इसकी एक शाखा जो है वो मैंने बताया था आज भी अपने गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर शाखा के रूप में मौजूद है, सरस्वती के एक डाइवर्जन के रूप में मौजूद है। तो उसी मार्ग से सरस्वती का मार्ग खोजते हुए इस जल पट्टी की खोज हुई थी। तो इसकी लोकेशन मूल रूप से जैसलमेर में ही रहती है और दो स्थान मैंने आपको बताए थे, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में ये जल पट्टी है और इसकी टोटल लेंथ जो पड़ती है वो लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई में है। हालांकि पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में तो दूरी लगभग 120, 30, 40 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन उस पूरे एरिया में इस प्रकार के जल स्रोत नहीं मिले हैं। ये एक निश्चित लंबाई में मिलते हैं और ये लेंथ जो है ये हमारे पास कितनी है, लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई के अंदर है। चलिए और देखिए, इसी जल पट्टी का एक महत्वपूर्ण गांव था, मैंने आपको नाम बताया था इसका, चांदन गांव। तो चांदन गांव में बहुत सारे नलकूप बनाए गए हैं और वो नलकूप जो है वो आसपास के एरिया जो है उसको कंप्लीटली क्या देते हैं, पानी की सप्लाई देते हैं। तो एक तरीके से इसको अगर आपने ये कहें कि जैसे हमें प्यास लगती है तो हम घड़े की तरफ जाएंगे या घड़े के अंदर पानी लेंगे, तो चांदन जो है वो पूरे उस क्षेत्र को जल सप्लाई करता है, इसलिए इसको थार का घड़ा कहकर भी संबोधित किया जाता है। पोर्ट ऑफ थार के नाम से भी इसको जाना जाता है, चांदन नलकूप के वाले क्षेत्र को। फिर देखिए मैंने बताया था इस एरिया के अंदर एक विशेष घास भी उगती है जिसको हमने नाम दिया था सेवण घास का। सेवण घास सबसे ज्यादा इसी एरिया में उगती है जिसको लिलोण घास के नाम से भी जानते हैं अपनी, लिलोण घास। सूखने के बाद में वहां के लोग जो हैं वो मानसून काल में तो ये कंप्लीट काफी हरी भरी रहती है, लेकिन उसके बाद पशुओं के चारा के रूप में इस घास को सुखाकर उपयोग में लिया जाता है, तो वहां इसको लिलोण के नाम से भी संबोधित करते हैं। हम राजस्थान में जब वन और वनस्पति देखेंगे तो बहुत सारी राजस्थान में और घासों की भी बात करेंगे अपने, लेकिन इस बेल्ट में सबसे ज्यादा जो घास मिलती है वो कौन सी है, सेवण घास के रूप में है। अब मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी कि हाल ही में कुछ साल, 1.5 साल पहले एक और उसी प्रकार की सरस्वती का डाइवर्जन एक क्षेत्र के बीच में खोजा गया है जिसका नाम था बाड़मेर सांचौर बेसिन के नाम से। ये देखिए आप, ये जो जहां पेट्रोलियम का उत्खनन होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जहां से निकाला जा रहा है वो क्षेत्र हमारे पास बाड़मेर सांचौर बेसिन हम उसको बोलते हैं। तो उस एरिया में भी मैंने बताया था कि सरस्वती नदी की एक धारा जो है वो इस एरिया में मेन एरिया से डाइवर्जन लेती हुई इस साइड में भी निकली है। जैसे घग्गर जो है वो एक डाइवर्जन है सरस्वती का, उसी प्रकार से उस एरिया में भूमिगत एक डाइवर्जन और मिला है जो चट्टानों के अंदर एक तरीके से सरस्वती नदी का पानी जो है वो एकत्रित है। तो ये एक तरीके से राजस्थान की दूसरी भूगर्भीय जल पट्टी के अवशेष जो हमें मिले हैं वो बाड़मेर का स्थान बायतू और इधर अगर अपने पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो जालोर का सांचौर, या नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखेंगे तो बायतू वाला जो एरिया बालोतरा वाली साइड में आता है, बालोतरा से लेकर के सांचौर के बीच में ये दूसरी भूगर्भीय जल पट्टी जो है वो भी राजस्थान के अंदर खोजी जा चुकी है। तो मैंने कल भी बताया था कि यहाँ मूलतः क्या है, अभी रिफाइनरी का काम चल रहा है, पचपदरा वाले क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी लगाई जा रही है हमारी। तो रिफाइनरी के आसपास बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है उनका विकास होना है, बहुत सारे इस प्रकार के उद्योग लगाए जाने हैं जो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बाद बचे हुए पदार्थ से कुछ नए प्रकार के उत्पाद बनाएंगे। तो वहां कहा जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को लेकर जो पानी की आपूर्ति है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है ये दूसरी भूगर्भीय जल पट्टी वाला जो क्षेत्र है। ठीक, तो ये अपने पास एक भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज के रूप में थी। चलिए फिर हमने एक डिस्कशन किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट आकल वुड फॉसिल पार्क के बारे में। आकल वुड फॉसिल पार्क, तो ये आकल तो गांव का नाम था और यहां से प्राप्त होने वाले जो अवशेष हैं वो लकड़ी के अवशेष हैं और ऐसे जो लकड़ी के अवशेष हमें मिले हैं उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो ये फॉसिल पार्क है, यानी कि इन जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है एक पार्क बना करके। तो ये आप कभी जैसलमेर अगर आपका जाना हो तो वहां राष्ट्रीय मरु उद्यान वाला जो एरिया है उस राष्ट्रीय मरु उद्यान वाले एरिया में ही हमने एक म्यूजियम टाइप का क्षेत्र बना रखा है जहां पर आकल गांव से जो हमें लकड़ी के पाषाण अवशेष प्राप्त हुए थे, पत्थर के रूप में जो अवशेष प्राप्त हुए थे उनको हमने एक बॉक्सेस के अंदर बंद करके कांच के बॉक्सेस बना के उनमें ये रखे हुए हैं और यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो अवशेष हैं ये किसी पुराने समय के अवशेष हैं। तो किस समय के अवशेष हैं उनकी भी हमने बात की थी। तो इनकी स्थिति तो मूलतः रहती है जैसलमेर में और वास्तव में ये राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के अंदर ही आता है और लकड़ी के ये प्राचीनतम एक तरीके से अवशेष माने जाते हैं। लेकिन ये अवशेष लकड़ी के रूप में नहीं है बल्कि लकड़ी जो है उसके ऊपर दबाव पड़ने की वजह से अत्यधिक कठोर लकड़ी हो गई है, क्योंकि भूमि के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है तो उसके कारण ये पाषाण रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब इनका जो टाइम पीरियड था मैंने बताया था ये मरुस्थल निर्माण से पहले के अवशेष हैं।
या ये जो लकड़ियां हैं या जिन वनस्पतियों से ये प्राप्त हुई है वो मरुस्थल निर्माण से पहले का टाइम है। तो मरुस्थल निर्माण से पहले यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था। तो टेथी सागर वाला जो टाइम पीरियड है उसको हमने नाम दिया था जुरैसिक काल का। तो ये जुरैसिक काल में मिलने वाली एक तरीके की वनस्पति है। और टाइम पीरियड अगर अपने देखें तो इनका 18 करोड़ वर्ष पहले का, 18 करोड़ वर्ष पहले का, या अपने इसको ये भी कह सकते हैं कि 180 मिलियन वर्ष पहले, 180 मिलियन वर्ष पहले ये लकड़ी के अवशेष जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। इतने पुराने अवशेष हैं ये। और इस दृष्टि से बात करें तो ये भारत के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष माने जाते हैं। सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष इंडिया के माने जाते हैं। पहले तो शुरुआत में खोज हुई तब तो ये भी कहा जा रहा था कि विश्व के सबसे पुराने लकड़ी के अवशेष हैं, लेकिन बाद में अमेज़न जो प्रदेश है ब्राजील के आसपास दक्षिण अमेरिका वाली साइड में, तो अमेज़न बेसिन जो है, उस नदी का बेसिन जो है, वहां पर भी इस प्रकार के अवशेष खोजे गए। तो उनकी आयु जो है वो जुरासिक काल से भी पहले की मानी जा रही है। तो अभी अपने ये कह सकते हैं कि भारत के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष माने जाते हैं। और आगे बढ़े तो इसी में हमने एक टर्म और डिस्कस की थी, नखलिस्तान, या इसको हमने मरुउद्यान नाम दिया था और इंग्लिश में हमने इसको नाम लिखा था ओएसिस के नाम से, ओएसिस। तो ये जो मरुउद्यान शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो ये भी मैंने आपका डिस्कशन किया था कि मरुस्थल के अंदर जहां भी हमें कोई जल बेसिन दिखाई दे जाए, पानी एकत्रित दिखाई दे जाए, उसके आसपास वाला जो एरिया होता है वहां थोड़ी वनस्पति, सेवण घास जैसी घासें या थोड़ा हरा भरा क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसा जो मरुस्थल के बीच में बनने वाला जो हरा भरा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को ही हम नखलिस्तान बोलते हैं। वास्तव में ये अरबी भाषा का शब्द है, अरब के मरुस्थल से लिया गया शब्द है। इसको अपने हिंदी में बोले तो मरुउद्यान बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको अपने ओएसिस बोल सकते हैं। तो ये जो ओएसिस वाला पार्ट है, नखलिस्तान वाला पार्ट है, ये भी हमें जैसलमेर के उन एरिया में दिखाई देता है जहां पर ये पानी की झीलें जो है वो दिखाई देती है, या मूलतः जो लाठी सीरीज वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर इस प्रकार की झीलें जो है या इस प्रकार के मरुउद्यान जो है वो हमें दिखाई देते हैं। चलिए, और हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे इसके अंदर, कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी अपने डिस्कशन किया था, उसकी भी बात कर लेते हैं अपने साथ में। इसमें देखिए ये हमने एक डिस्कशन किया था बाप बोल्डर क्ले के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। बाप मैंने बताया था लोकेशन है एक फलोदी डिस्ट्रिक्ट की, फलोदी जिले की, और बोल्डर जो है वो मैंने बताया था पत्थर के तराशे गए बड़े टुकड़े होते हैं। बड़े टुकड़े जो हैं उनको हम बोल्डर बोलते हैं, और उन्हीं बड़े टुकड़ों से बनने वाली छोटे, सबसे छोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है या मृदा जो होती है उसको हम बोलते हैं क्ले। तो बोल्डर तो आकार में बड़े हैं और मिट्टी जो है या इसका जो कण है, क्ले के कण जो है वो सबसे छोटे आकार वाले कण होते हैं। तो इन्हीं पत्थरों से बन करके बने हैं क्ले का स्वरूप। तो ये मैंने बताया था हिमानी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए बोल्डर्स हैं। यानी कि किसी समय मैंने बताया था जोधपुर के आसपास वाली जो पहाड़ियां हैं वो क्या रही है, एक तरीके से ग्लेशियर क्षेत्र के रूप में रही है। उनके ऊपर ग्लेशियर का जमाव था और धीरे धीरे करके वो ग्लेशियर पिघले तो उन्होंने अपने साथ कंकर, पत्थर, अवसाद जो है वो लाके और पहाड़ी के निचले क्षेत्र में इकट्ठे कर दिए थे, ऐसे लाके, और इस मैदानी क्षेत्र में बिछा दिए थे। तो ये जो मैदानी क्षेत्र में इनके बिछाने से जो गोलाकार आकृति वाले पत्थर मिले हैं इनको हमने गोलासम या इनको हम बोल्डर का नाम देते हैं। ठीक है, अगर यही पत्थर जो है या यही कंकड़ पत्थर नदी द्वारा बहाकर लाए जाते तो हम उसको जलोढ़ नाम देते, लेकिन ये जलोढ़ नहीं है, ये जलोढ़ के अवशेष नहीं है, बल्कि ये हिमोड बोलेंगे अपने इनको। हिंदी में अगर नाम देंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, हिमोड। ठीक है, हिमोड, हिमानी द्वारा लाए गए। तो ये टाइम पीरियड जो इनका है वो हमने डिस्कस किया है पर्मो कार्बोनिफेरस काल का समय इसके अंदर। फिर हमने देखा था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि किसी समय में राजस्थान के अंदर भी हिम युग का प्रभाव रहा होगा। हिम युग यानी कि पर्वतीय जो क्षेत्र है उनके ऊपर बर्फ जमी हुई होगी। इसके प्रमाण अगर राजस्थान में कहीं से मिलते हैं तो वो बाप क्षेत्र वाले एरिया से मिलते हैं, जिनको हम बाप बोल्डर क्ले के नाम से बोलते हैं। चलिए, और हमने एक दो पॉइंट इसमें डिस्कस किए थे। ये देखिए आप, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था बालसन के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी, बालसन। तो बालसन अपने आप में क्या होती है इसकी भी चर्चा हमने की थी कि जो अरावली वाली श्रृंखला है इसमें हमारे पास सीकर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां, इसके बाद में जयपुर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां और अजमेर डिस्ट्रिक्ट की जो पहाड़ियां हैं, इनके बीच वाले क्षेत्र में हमें एक ऐसा नीचा क्षेत्र दिखाई देता है जो झील के रूप में है और चारों तरफ से नदियां आकर के इसके अंदर मिल रही थी। तो ऐसा जो नदी प्रतिरूप होता है उसको हमने नाम दिया था अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप यानी कि जिसमें चारों तरफ से नदियां आकर एक जगह एकत्रित होती है, उसको हमने नाम दिया है अभिकेंद्रीय प्रारूप का। तो ऐसा प्रारूप राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के भी बहुत सिलेक्टेड एरिया में मिल सकता है। तो ऐसी जो झील होती है उसको हम बालसन झील बोलते हैं। और इसका इंडिया के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है वो कौन सा है, सांबर झील। तो मरुस्थल के अंदर
पर्वतों से गिरी हुई या पर्वतीय बेसिन से गिरी हुई झील जो होती है उसको बोला जाता है क्या, बालसिंग झील। तो यहां तक की बातें कंप्लीटली हमने कल पीपीटी के अंदर हम डिस्कस करने से रह गए थे, बाकी हमने बोर्ड के ऊपर ज्योग्राफिकली या मैप बनाकर हमने इसको समझ लिया था। आज हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करने वाले हैं राजस्थान के मरुस्थल का दूसरा महत्वपूर्ण भाग, जिसको हम नाम देंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, या इसी प्रदेश को हम नाम देंगे बांगड़ प्रदेश का। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक कैसे मिलता है, उसके अंदर पहले अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए आप, ये वाला क्षेत्र हमें कहां से दिखाई देगा, देखिए इस एरिया के अंदर अगर अपने बात करें तो ये हमने 25 सेंटीमीटर वाली संवर्षा रेखा बनाई थी एक, ये देखिए 25 सेंटीमीटर वाली संवर्षा रेखा थी हम, जिसने मरुस्थल के दो भाग कर दिए थे। इसके एक तरफ वाला जो भाग है वो शुष्क मरुस्थल के रूप में था, और दूसरी तरफ वाला जो भाग है उसको हमने नाम दिया था अर्ध शुष्क मरुस्थल का, अर्ध शुष्क मरुस्थल का। अब ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भाग है, इसको पुनः अपने आगे चार भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक भाग हमारे पास ये रहता है, सेकंड पार्ट इस रूप में रहता है, थर्ड पार्ट ये, और फोर्थ पार्ट ये अपने पास। तो इनको अपने ABCD का नाम दे देते हैं। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है, ये अपने पास अगर इसकी सीमाएं देखें अपने, तो कहां से कहां तक इसका विस्तार मिलता है, तो देखिए ये 25 सेंटीमीटर वाली संवर्षा रेखा है जो मरुस्थल के दो भाग कर रही है, और यहां ये हमारे पास अरावली की संवर्षा रेखा है, जिसको हमने 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा नाम दे रखा है, 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। तो अब अगर इस अर्ध शुष्क मरुस्थल की हम बाउंड्री चिन्हित करना चाहें, तो ये बाउंड्री हमें कहां दिखाई दे रही है, देखो संवर्षा रेखा के हिसाब से बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में दिखाई दे रही है। संवर्षा रेखा के हिसाब से अर्ध शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहां से कहां तक है, तो 25 सेंटीमीटर वाली संवर्षा रेखा से लेकर किसके बीच में, 50 सेंटीमीटर वाली संवर्षा रेखा के बीच में। एरिया वाइज बात करें तो देखिए एक तरफ शुष्क मरुस्थल है, दूसरी तरफ अरावली है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये शुष्क मरुस्थल से लेकर और अरावली के बीच में फैला हुआ भाग है, दोनों के बीच में आने वाला भाग है। एक हम और भी कह सकते हैं कि अरावली के ठीक पश्चिम में मिलने वाला भाग है, अरावली के ठीक पश्चिम में मिलने वाला भाग, या हम ये भी कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल के ठीक पूर्व में मिलने वाला भाग है। तो कैसे भी बोल दो, हम इसकी बाउंड्री जो है उसको कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन ये दो हमारे पास मेन बाउंड्री है इसकी, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के बीच में, और दूसरा हमारे पास शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से लेकर अरावली के बीच में फैला हुआ जो मरुस्थल है, उसी को हम नाम देते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल का, अर्ध शुष्क मरुस्थल का। अब ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हम एक दो नामों से और भी संबोधित कर सकते हैं। वो नाम क्या हो सकते हैं, देखिए आप, देखिए यहां अगर हम बात करें जलवायु की दृष्टि से, तो ये पूरी तरीके से हमारे पास शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। और अरावली की अगर मैं बात करूं तो यहां वर्षा की मात्रा ठीक ठाक है, मतलब ये उप आर्द्र वाली श्रेणी में आ जाती है। अरावली जो है राजस्थान की जलवायु के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां वर्षा मरुस्थल की तुलना में थोड़ी अच्छी वर्षा होती है, यानी कि आर्द्रता वाला क्षेत्र यहां से शुरू हो जाता है। तो एक तरफ आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है और दूसरी तरफ हमारे पास शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। तो ऐसा क्षेत्र जो दो जलवायु क्षेत्रों के बीच में हो और दोनों की प्रकृति अलग अलग हो, देखिए एक तरफ शुष्क है, दूसरी तरफ आर्द्र है, और बीच में ये आता है अर्ध शुष्क। तो ऐसा जो जलवायु प्रदेश होता है उसको हम एक और नाम भी देते हैं संक्रमणीय जलवायु प्रदेश, संक्रमणीय जलवायु प्रदेश, ट्रांजिशनल क्लाइमेट रीजन है हमारा। तो इस प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से हम संक्रमणीय जलवायु प्रदेश की संज्ञा भी देते हैं। और इस एरिया की अगर मैं वैसे आपको बात बताऊं तो आगे जलवायु की दृष्टि से हम राजस्थान में कई विभाजन पढ़ेंगे, उन विभाजनों में हम एक बात और भी करेंगे कि इस एरिया में वर्षा की मात्रा बीच की मात्रा है, 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच की मात्रा है। तो इस मात्रा में इस एरिया में हमें छोटे घास के मैदान दिखाई देते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान बने हुए दिखाई देते हैं, जो मानसून काल में होने वाली वर्षा के समय बनते हैं। बाकी समय तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर वाले जो महीने हैं उस महीनों के दौरान या उन महीनों के दौरान हमें यहाँ छोटी घास के मैदान दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो मैदान होते हैं उनको ज्योग्राफी की भाषा में हम स्टेपी बोलते हैं, स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान। तो ये वाला जो मरुस्थल है इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, इसको हम स्टेपी मरुस्थल के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये स्टेपी मरुस्थल बोल दो, जलवायु की दृष्टि से संक्रमणीय जलवायु प्रदेश बोल दो, वर्षा की दृष्टि से बात करें तो हम इसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी बोल सकते हैं। इसके बाद इस मरुस्थल का हमने एक और नाम भी दिया है, इसको हम राजस्थान का बांगड़ मरुस्थल भी कह रहे हैं, या इसको हम राजस्थान का बांगड़ प्रदेश भी कह रहे हैं। इसका एक और नाम भी हम रख रहे हैं, बांगड़ प्रदेश राजस्थान का। बांगड़ अपने आप में
नदी अपवाह से जुड़ा हुआ शब्द है ज्योग्राफी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान होते हैं, यानी कि किसी समय में नदियों के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई गई थी और वो मैदान बना दिए गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके नदियों का प्रवाह वहां से समाप्त होता गया और आज वहां मिट्टी के मैदान हमें नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान होते हैं, जो पुरानी नदियों ने किसी समय में बनाए हैं, ऐसे मैदानी प्रदेश को हम बोलते हैं बांगर के मैदान। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले जो मैदान है वो राजस्थान में कहां मिलते हैं? तो वो अपना क्षेत्र जो रहता है वो रहता है अर्ध शुष्क मरुस्थल का। तो इस प्रदेश को हमने एक और संज्ञा भी दी है, किसकी? बांगर मरुस्थल के रूप में, बांगर मरुस्थल के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये तो हमने इस मरुस्थल के उपनाम क्या है, या हम इस मरुस्थल की बाउंड्री कहां से कहां तक है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपने अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से हम इसके 4 भाग करने वाले हैं। इस मरुस्थल को अपने 4 अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 भाग हमारे पास कौन से हो सकते हैं? देखिए आप, इन 4 भागों में जो पहला भाग है हमारे पास, इस भाग को अपने एक नदी के क्षेत्र के नाम पर नाम दे रखा है। यहां से बहने वाली जो नदी है वो है घग्गर नदी के रूप में, घग्गर नदी के रूप में। हालांकि ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, पुराने समय में ये यहां पर मैदान बनाती थी। आज भी घग्गर में जब पानी अतिरिक्त मात्रा में आता है, हिमालय वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, तो घग्गर अपना जो बांध है उसको तोड़कर साइडों में फैलती है और यहां फिर से एक नए मैदान का निर्माण बहुत रेयर कंडीशन में करती है। लेकिन ये पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान जरूर है, इसलिए घग्गर नदी वाला ये जो बेसिन है इसको हम घग्गर बेसिन के नाम से बोलते हैं, घग्गर बेसिन। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे उत्तरी भाग, सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट हमारे पास, वो क्या कहलाता है? घग्गर बेसिन कहलाता है। अब इस घग्गर बेसिन की खास बातें क्या है उनका भी अपने साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। घग्गर बेसिन वाली जो साइड है, यहां पर हमें विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो इसको हम मरुस्थल का हरित घाटी प्रदेश बोलते हैं। हरित घाटी प्रदेश ये मरुस्थल का वो एरिया है जहां कृषि उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो उपजाऊपन की दृष्टि से पूरे मरुस्थल का सबसे उपजाऊ भाग जो है वो हमारे पास घग्गर बेसिन वाला एरिया है। तो यहां हमेशा हरी भरी फसलें जो है वो साल के 12 महीने हमें दिखाई देती है, इसलिए इस प्रदेश को अपने ग्रीन वैली रीजन के नाम से भी जानते हैं, हरित घाटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मूल कारण जो है वो यही है कि घग्गर नदी का जो पाट है या घग्गर नदी के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी के रूप में, उस जलोढ़ मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहां पर मिलने वाली जो घग्गर की उपजाऊ मिट्टी जो है उसको भी यहाँ की स्थानीय भाषा में एक नाम दिया गया है। इस मिट्टी को हम काठी मिट्टी के नाम से, काठी, या इसको हम बग्गी मिट्टी के नाम से बोलते हैं, काठी या बग्गी मिट्टी के नाम से। काठी हमारी लोकल भाषा का एक शब्द है। काठी का मतलब होता है जो कठोर होती है। तो ये जो चिकनी मिट्टी होती है इसका जल्दी से अपरदन नहीं होता है, ये अपने आप को जकड़ के रखती है, पानी के साथ बहती नहीं है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब अधिक पानी डालते हैं तो रेत वाली जो मिट्टी होती है वो तो बहकर निकल जाती है, लेकिन जो कठोर मिट्टी होती है वो अपनी जगह नहीं छोड़ती है, वहीं रहती है। तो इस प्रकार की ये जो कठोर मिट्टी होती है इसको अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? काठी। तो इस मिट्टी को काठी मिट्टी या बग्गी मिट्टी बोलते हैं हमने। तो घग्गर बेसिन वाली जो मिट्टी का क्षेत्र है वो काठी या बग्गी के मैदान के रूप में जाना जाता है। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि घग्गर नदी जो है वो राजस्थान की वो नदी भी रही है जो अपरदन उत्पन्न करती है। जब घग्गर नदी का पानी तटबंध को तोड़कर साइडों में फैलता है, या घग्गर नदी का जो पाट वाला एरिया है जो अपने आप में अपरदन का उदाहरण है, तो इस प्रकार घग्गर नदी का जो पाट होता है उसको नाली की संज्ञा देते हैं अपने यहाँ। तो घग्गर नदी का ये जो बेसिन है इसको नाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नाली प्रदेश राजस्थान का, या हम कहें हरित घाटी प्रदेश राजस्थान का, या हम कहें काठी या बग्गी की मिट्टी वाला जो मैदान है वो भी हमारे पास किसका रहता है? घग्गर का मैदान रहता है। तो इसका विस्तार अगर हम देखेंगे तो एक तो हमारे पास हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और एक हमारे पास गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, और अब नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट अगर हम और लें तो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के 3 उत्तरी जिलों के अंदर विस्तारित जो मैदान है वो कौन सा है? घग्गर का मैदान है। अब एक चीज बहुत क्लियर शब्दों में आप ध्यान रखिएगा, हम अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी मरुस्थल की बातें कर रहे हैं। मरुस्थल में हम मैदान पढ़ रहे हैं 2 नदियों का, जिसमें एक नदी का मैदान हमारे पास घग्गर का मैदान है। वास्तव में राजस्थान में जो मैदानी प्रदेश है नदियों के, वो इस अरावली के पूर्व वाली दिशा में मिलते हैं, उनको हम पूर्वी मैदान बोलते हैं। वो राजस्थान के पूर्वी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, लेकिन उन मैदानों का हिस्सा ये मैदान नहीं है। ये मैदान अपने आप में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बने हुए मैदान है, जिसमें घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है उसको हमने नाम दिया है किसका? घग्गर बेसिन के रूप में। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक ऐसा एरिया
जो ठीक घग्गर बेसिन के दक्षिण में आता है, घग्गर बेसिन के ठीक दक्षिण वाले क्षेत्र में आता है। और इस एरिया को हम नाम देंगे, इस एरिया को हम नाम देंगे एक क्षेत्र के नाम पर, और वो क्षेत्र हम बोलेंगे शेखावटी क्षेत्र के नाम से। तो ये वाला जो प्रदेश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं नाम दूंगा शेखावटी क्षेत्र, शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश शेखावटी। और शेखावटी वाला जो प्रदेश है, इसमें बहने वाली जो नदियां हैं वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है, बल्कि थोड़ी दूरी तय करने के बाद में लुप्त हो जाती है, या मैं कहूं कि आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के रूप में बहती है। इसलिए शेखावटी वाला जो एरिया है, इसके नाम के साथ हम एक शब्द और लगाते हैं, शेखावटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। तो ये मरुस्थल का वो भाग है जो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और अगर एरिया वाइज देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। तो शेखावटी वाले जिलों की अगर हम बात करें तो शेखावटी में मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास शामिल रहते हैं वो आप सब परिचित हैं उन जिलों के नाम से। चूरू डिस्ट्रिक्ट, इसका सर्वाधिक मरुस्थलीय जिला, इसके बाद में सीकर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद अभी अगर मैं बात करूं तो एक नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में नीम का थाना वाला जिला, नीम का थाना वाला। हालांकि नीम का थाना जो डिस्ट्रिक्ट है यह हमारा मरुस्थलीय जिलों में या अरावली के पश्चिम वाली श्रेणी में जरूर आता है, पश्चिमी क्षेत्र में जरूर आता है, लेकिन मरुस्थल का ज्यादा कोई विस्तार यहां नहीं मिलता है। लेकिन हमने ये जो विभाजन किया है ये वर्षा रेखा के आधार पर किया है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। तो उस वर्षा रेखा वाली रेंज में नीम का थाना वाला क्षेत्र शामिल है। तो अगर ये देखें शेखावटी वाला ये जो आंतरिक बेसिन है, ये इन 4 जिलों में हमें विस्तारित मिलेगा, क्योंकि कांतली नदी जो है, जो इस एरिया की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है, उसकी उत्पत्ति भी इसी सीकर और नीम का थाने वाले क्षेत्र से होती है, खंडेला की पहाड़ियों से उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये वाला जो एरिया है ये मूलतः अगर हम देखेंगे तो ये हमें कांतली नदी के प्रवाह के रूप में दिखाई देता है। ये जो प्रवाह क्षेत्र है इस क्षेत्र में वो मुख्य रूप से कौन सी नदी का रहता है, तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। और कांतली नदी वाला ये जो प्रवाह क्षेत्र है इसको हम तोरावटी बेसिन के नाम से जानते हैं, तोरावटी बेसिन। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है इसको हमने एक और नाम भी दे दिया है, तोरावटी बेसिन। तंवर शासकों के द्वारा शासित होने के कारण नीम का थाने वाला जो क्षेत्र है यानी कि सीकर का एक भाग जो है वो तंवर शासकों से शासित था, और तंवरों के नाम पर हम इसको नाम देते हैं तोरावटी का। तो ये तोरावटी बेसिन या कांतली नदी का बेसिन है वो भी इसी क्षेत्र का भाग। अब इस क्षेत्र में मिलने वाली कुछ स्थल आकृतियों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस एरिया में हमें भूआकृतिक रूप से कैसी चीजें दिखाई देती हैं। देखिए आप, शेखावटी वाला जो एरिया है इसकी भूआकृतिक विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूनिक भी है, दोनों ही बातें। शेखावटी वाला एरिया देखिए, सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि इस प्रदेश में जमीन के नीचे हमें चूना पत्थर वाली चट्टानें ज्यादा मिलती है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन वाली चट्टानें यहां हमें ज्यादा दिखाई देती है। और इन लाइमस्टोन या चूना पत्थर वाली चट्टानों के कारण जो नदियों का प्रवाह या नदियों का जो जल है या वर्षा का जो जल है वो भी भूमिगत नहीं जा पाता है, बल्कि इन चट्टानों की ऊपरी सतह के ऊपर बहता है। तो इस प्रकार ये जो जिप्सम चूना पत्थर वाली जो चट्टानों की परत है ये इस एरिया में कई प्रभाव उत्पन्न करती है। और उन प्रभावों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि शेखावटी जो क्षेत्र है ये राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इसमें भी विशेष रूप से हम बात करें तो मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट चूरू, चूरू जो है वो राजस्थान का वो जिला है जो गर्मियों के समय में यानी कि अब जून जुलाई मई जून वाले महीने के अंदर राजस्थान का सबसे टॉप मोस्ट टेम्परेचर नोट करता है। और सर्दियों वाले मौसम के अंदर ये वही स्थान होता है जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ये जो अत्यधिक जलवायु की या तापमान की विषमता यहां दिखाई देती है, बहुत अधिक गर्म होना और बहुत अधिक ठंडा होना, ये इन्हीं भूमिगत चूना पत्थर चट्टानों के कारण होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली विकिरणों को अगर ये एक बार भूमिगत होकर के या भूमिगत जाने के बाद अगर एक बार ये गर्म हो जाती है चट्टानें तो उसके बाद में ये जल्दी से ठंडी नहीं होती, लंबे समय तक गर्मी रहती है। और अगर सर्दी के मौसम में ये एक बार ठंडी हो जाती है तो फिर जल्दी से ये क्या नहीं होती है, गर्म नहीं होती। तो इसकी वजह से ये प्रभाव हमें यहां दिखाई देता है, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी वाला जो इफेक्ट है। दूसरी बात, इन्हीं चूना पत्थर वाली चट्टानों की वजह से इस एरिया में हमें कुछ प्राकृतिक जल स्रोत भी दिखाई देते हैं। उन प्राकृतिक जल स्रोतों को हम सर की संज्ञा देते हैं, सर। और एक हमें यहां पर जल स्रोत दिखाई देता है जिसको हम जोहड़ बोलते हैं, जोहड़, जोहड़।
हालांकि ये अपने सामान्य लोकल लैंग्वेज के शब्द है। जोहड़, जोहड़ हमारे पास गांव में कहीं भी दिखाई देने वाला ऐसा क्षेत्र होता है जहां ढाल के हिसाब से पूरे गांव का पानी वर्षा काल के दौरान आके एकत्रित हो जाता है। तो ये जो जोहड़ होते हैं इनका निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि नेचुरली अपने आप वो एरिया होता है जो ढलान वाले साइड में होता है और पूरे गांव का पानी उसमें अपने आप आ जाता है। तो शेखावटी वाले एरिया में विशेष रूप से अगर मैं कहूं सीकर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस प्रकार के प्राकृतिक जो कुएं हैं एक तरीके से, जो चुना पत्थर वाली चट्टानों की वजह से जल्दी से सूखते नहीं है, या मैं ये कहूं कि अगर ड्रिलिंग भी करेंगे अगर अपने पानी की तो बहुत थोड़ी गहराई पर जाने के साथ ही हमें पानी उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि सीकर और झुंझुनू में इस पानी का, भूमिगत पानी का उपयोग बहुत अधिक किया गया है, तो आज तो धीरे धीरे करके वो पानी समाप्ति की कगार पर है, लेकिन फिर भी इस एरिया में ये जो चुना पत्थर वाली चट्टाने हैं इनकी वजह से पानी के जो भंडार हैं वो ज्यादा गहराई पर नहीं मिलते हैं, बल्कि ऊपरी सतह पर ही मिल जाते। तो इस प्रकार से सीकर झुंझुनू वाले एरिया में बनने वाले जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे कुएं, ठीक है, इनका यानी कि मनुष्य ने नहीं बनाया इनको, वो तो पक्के कुएं होते, अगर हम रिपाई करके या ईंटों से कुएं बनाते तो पक्के कुओं की श्रेणी में आते, लेकिन इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली बने हुए क्षेत्र हैं जो पानी की मात्रा इकट्ठी होने से बनते हैं मानसून काल के दौरान। तो ऐसे जो एरिया होते हैं उनको अपने जोहड़ कहते हैं। आपने शायद एक नाम सुना हो, सेठानी का जोड़ा, काफी फेमस नाम है ये, सेठानी का जोड़ा, ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रहता है, ठीक है, चूरू झुंझुनू के पास में शामिल रहता है। तो सेठानी का जोड़ा, इस प्रकार के जोड़े शेखावटी में हमें कई दिखाई देते हैं। इसके बाद में एक ये हमारे पास सर वाला शब्द है। ये सर जो है ये एक तरीके के छोटे तालाब हैं, ये छोटे तालाब हैं, पौंड है, और ये अपने आप में क्या है, कुएं हैं, कच्चे कुएं हैं जहां पानी एकत्रित होता है और उसको हम भूमिगत निकाल करके और उसका उपयोग करते हैं। सर जो है ये भी मानसून काल के दौरान ही निर्मित होते हैं। अब आप अगर चूरू डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अधिकांश गांव जो है उनके नाम के पीछे आपको सर शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ब्रह्मसर, राजलदेसर, कोई भी गांव ले लो आप, उसके नाम के पीछे लगभग आपको सर शब्द मिलेगा। तो ये सर शब्द मानसून काल के दौरान ऐसे तालाब हैं जहां पानी एकत्रित होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो चूरू वाले क्षेत्र में जो रेत के टीले मिलते हैं, इनके बीच वाली ये जो भूमि होती है इसके अंदर ही पानी एकत्रित होने से पुराने समय में जब भी गांव की बसावट होती थी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही देखी जाती थी कि वहां पानी का कोई स्रोत जो है वो हमें आसानी से मिल जाए। मरुस्थल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा जरूरत पानी है। तो पानी वाले क्षेत्रों में या जहां ढाल के हिसाब से पानी इकट्ठा होता था वहां गांवों की बसावट हो गई, लोग रहने लगे, तो उन्हीं गांवों के नाम जो है उसके नाम के पीछे सर शब्द जो है वो जोड़ा जाने लगा। तो ये सर शेखावटी एरिया में मिलने वाले छोटे तालाब हैं जो मानसून काल के दौरान बनते हैं। और जोहड़ जो है ये विशेष रूप से शेखावटी के सीकर और झुंझुनू वाली साइड में उस एरिया में दिखाई देते हैं जहां भूमिगत चूना पत्थर या जिप्सम की चट्टानें हमें ज्यादा मिलती हैं, भूमिगत पानी जा नहीं पाता है, कच्चे कुओं के रूप में हम इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बाद में एक चीज और देखिए आप, इस एरिया में मिलने वाली एक स्थल आकृति हमें और भी एक स्ट्रक्चर और भी दिखाई देती है जिसको हम बीड बोलते हैं। बीड, ये भी शेखावटी एरिया में अर्धशुष्क मरुस्थल के लिए प्रयुक्त होने वाला एक वर्ड है, बीड। बीड अपने आप में क्या होते हैं, देखिए इस एरिया में बरसात जो है वो थोड़ी सी, मैंने बताया था, शुष्क मरुस्थल की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। तो ज्यादा बरसात वाले क्षेत्र में मानसून काल के दौरान विशेष रूप से इस एरिया में छोटी घास के मैदान बनते हैं, छोटी घास वाले मैदान बनते हैं जिनको हमने ज्योग्राफिकली तो स्टेपी नाम दिया है, स्टेपी नाम दिया है, लेकिन शेखावटी की लोकल भाषा में अगर हम बात करेंगे तो उस एरिया को हम बीड के रूप में देते हैं। जब हम राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, उन वन्य जीव अभ्यारण्यों में हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे राजस्थान के जैव संरक्षित क्षेत्रों के रूप में, राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। तो उन कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर राजस्थान में 36 जो कंजर्वेशन रिजर्व है, 36, 37, उनमें शेखावटी वाले एरिया में हम बीड का नाम पढ़ेंगे। तो ये बीड ज्यादा फेमस है शेखावटी के। हालांकि मरुस्थल में बनने वाले सभी जगह के जो छोटे घास के मैदान है उनको अपने बीड ही बोल सकते हैं, लेकिन ये बीड स्पेशली यूज किया जाता है किसके संदर्भ में, शेखावटी वाले एरिया के संदर्भ में। तो ये एक तरीके की चारागाह भूमियां होती है, चारागाह भूमियां। तो मानसून काल के दौरान इन चारागाहों का उपयोग जो है वो यहाँ के लोग पशुपालन में या ग्रेजिंग जो है उसके अंदर करते हैं। तो ये प्रदेश जो है शेखावटी वाला जो प्रदेश है, कांतली नदी का आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है, चुना पत्थर की चट्टानों के लिए फेमस है ये, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें तापमान संबंधी विषमता जो है वो बहुत अधिक दिखाई देती है।
इसके बाद में यहाँ मिलने वाले जो स्रोत हैं उनमें पानी के तालाब जो हैं, जो नेचुरल बनते हैं, अस्थायी बनते हैं, उनको अपने सर बोलते हैं। और जोहड़ जो है वो हमें ऐसे एरिया में दिखाई देते हैं जहां जिप्सम की परत पाई जाती है, चूने पत्थर की परत पाई जाती है, और ये कच्चे कुओं की तरह जो है वो शेखावटी में यूज में लिए जाते हैं। तो शेखावटी प्रदेश की अपने आप में क्या विशेषताएं, उनकी अपने डिटेल से चर्चा की है। चलिए इसके बाद में हम वापिस अर्धशुष्क मरुस्थल वाले भाग पे आते हैं और तीसरा भाग हम डिस्कस करते हैं। इस तीसरे भाग को हम एक और प्रदेश के रूप में ही मानते हैं। जैसे हमने शेखावटी का प्रदेश शेखावटी क्षेत्र के नाम पर दिया है, वैसे ही हम इस सी वाले पार्ट जो है इसको नाम देंगे नागौरी उच्च भूमि का। इस प्रदेश को नाम दिया जा रहा है नागौरी उच्च भूमि का। अब उच्च भूमि यानी कि ये अपलैंड है, थोड़ी सी सामान्य मरुस्थल की तुलना में इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। सामान्य मरुस्थल की हाइट हमने बताई थी कि लगभग 200 से 250 मीटर के आसपास या 200 से 300 मीटर के बीच में, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये लगभग 350 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल का सबसे ऊंचा भाग है ये। इसलिए इसके नाम के साथ हमने हाई लैंड शब्द जोड़ा है, अपलैंड शब्द जोड़ा है, और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से मिलती है। तो अब नागौर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर एक डिस्ट्रिक्ट हमने और बना लिया है, ठीक है, डीडवाना कुचामन वाला पार्ट। तो डीडवाना कुचामन के अंदर भी इस प्रकार का विस्तार हमें दिखाई देगा। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर विस्तारित भूमि है हमारे पास, नागौर, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, डीडवाना कुचामन वाला एरिया। अब इस प्रदेश की भौतिक विशेषताएं हमें क्या मिलेगी, इस प्रदेश में हमें क्या दिखाई देगा, देखिए आप उसके बारे में भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आप नागौरी उच्च भूमि में हमें क्या विशेषताएं दिखाई देगी। नागौरी उच्च भूमि, यहां हमें किस प्रकार की भौतिक विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो नागौरी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है ये सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो राजस्थान का सर्वाधिक लवणीय झीलों वाला क्षेत्र, राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झीलें, सैलाइन वाटर लेक्स, जिसमें 3-4 नाम मैं आपके सामने लेता हूं, डीडवाना, कुचामन, नावा, सांबर, कुछ एक विस्तार सांबर का नागौर वाली साइड में, डीडवाना, कुचामन, नावा, सांबर, ये वो नाम है जो राजस्थान के अंदर टॉप मोस्ट झीलों के रूप में आते हैं, लवणीय झीलों के रूप में। तो वैसे तो ओवरऑल राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला उदयपुर है, लेकिन उदयपुर वाली जो झीलें हैं वो सारी फ्रेश वाटर लेक्स है, मीठे पानी की झीलें हैं वो सारी। लेकिन लवणीय झीलों में या खारे पानी की झीलों में जो नाम आता है वो किसका आता है, नागौरी उच्च भूमि का। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा जो झीलें मिलती है वो किस प्रकार की है, लवणीय झीलें। अब इन लवणीय झीलों की यहां तादाद इतनी ज्यादा क्यों है, इसके पीछे की वजह अगर अपने जानने की कोशिश करेंगे तो इस वजह इनकी ये दिखाई देती है हमें कि एक तो इस एरिया में हमें भूमिगत माइकासिस्ट चट्टानें बहुत अधिक मिलती है, इस एरिया में भूमिगत माइकासिस्ट चट्टानें। और बार बार मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं कि ये समुद्र के नीचे वाली क्रस्ट जो होती है, भूपर्पटी जो होती है, उसकी चट्टानें है। इनमें जो घुला हुआ लवण है या जिनमें जो संग्रहित लवण है, सोडियम क्लोराइड है, वो धीरे धीरे पानी के साथ घुलकर सतह पर आता है मृदा की, और वो वाला क्षेत्र जो है वो लवणीय क्षेत्र में बदल जाता है। तो सबसे ज्यादा लवणता होने का एक कारण तो माइकासिस चट्टानें है। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि मानसून काल के दौरान जो दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में आता है और उसकी जो अरब सागर वाली जो शाखा होती है, आगे हम कंप्लीट बात करेंगे, तो अरब सागरीय शाखा जो होती है, इस अरब सागरीय शाखा के साथ कच्छ के रण वाले क्षेत्र से, कच्छ का रण वाला क्षेत्र, वहां से नमी युक्त ये हवाएं नमक के कणों को अपने साथ ले आती है। नमक के कण या लवणता उनके अंदर ऑटोमेटिकली होती है, और वो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम वाली मानसूनी हवाएं जब अरावली के साथ साथ समानांतर आगे की तरफ बढ़ती है, तो नागौर वाला जो क्षेत्र है वो सामान्य मरुस्थल से थोड़ा ऊंचाई वाला है। और दूसरा मैंने बताया इस एरिया के चारों तरफ हमें बालसन प्रकार की एक प्रकार की पहाड़ियां जो है वो भी दिखाई देगी, क्योंकि नागौर की लोकेशन ही ऐसी। नागौर का अधिकांश भाग जो है वो इस प्रकार से है कि इधर अपने पास अजमेर की पहाड़ियां, दूसरी साइड जयपुर की पहाड़ियां, और तीसरी साइड सीकर की पहाड़ियां। इन तीनों क्षेत्रों के बीच में घिरा हुआ नागौर है हमारे पास। तो उस वजह से मानसूनी हवाएं जब इन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा करती है तो उस वर्षा के पानी के अंदर भी लवणता थोड़ी ज्यादा होती है। तो वो जो पहाड़ियों का जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां से निकलने वाले नदी नाले जो है, जब वो आके एक जगह इकट्ठे होते हैं, इन झीलों के अंदर अपना पानी डालते हैं, तो उसकी वजह से भी अतिरिक्त लवणता जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई देती है।
तो कई भौगोलिकवेता या कई भूगोलवेता तो यहां तक मानते हैं, कई वैज्ञानिक तो यहां तक मानते हैं कि ये जो नागौर वाली जो झीलें हैं, लवणीय झीलें, ये वास्तव में टेथिस सागर का अवशेष नहीं है। इनको टेथिस सागर का अवशेष नहीं माना जाता। इसका जो लवणता का बड़ा कारण जो है वो इस प्रकार की दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और इसके आसपास वाले एरिया में पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले नदी नाले हैं। इसका प्रमाण वो एक इस रूप में देते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर कई लवण घुले हुई अवस्था में मिलते हैं। या आज समुद्र नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो मरुस्थल बना है उस मरुस्थल के अंदर भी लवण जो होंगे वो सारे वही होंगे जो समुद्र में या समुद्र के पानी में। तो ऐसे लवणों में कई लवण, जैसे सोडियम रहता है हमारे पास, मैग्नीशियम रहता है हमारे पास, है ना। तो इस पानी के अंदर बाकी लवण तो मिल रहे हैं, या मैं कहूं कि सोडियम लवण तो मिल रहा है, लेकिन मैग्नीशियम लवण इन झीलों में कहीं नहीं पाया जा रहा है। तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि यह संभव नहीं है कि समुद्र के पानी में मैग्नीशियम का अभाव हो। इसलिए कहते हैं कि इन झीलों का निर्माण टेथिस सागर के अवशेष के रूप में नहीं है, बल्कि इनके निर्माण का मुख्य जो कारण है वो इस प्रकार की लवणता के अतिरिक्त स्रोत, छोटे नदी नालों का अधिक बहना, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली लवणता जो है वो इन झीलों को सर्वाधिक लवणता प्रदान करती है। तो एक तो नागौरी उच्च भूमि की विशेष बात ये हमने देखी। दूसरी देखिए आप, नागौरी उच्च भूमि की एक और विशेषता हम डिस्कस करते हैं। वो विशेषता आप सबने सुनी है जिसको हम बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी के रूप में। इसी पट्टी को हम एक और नाम देते हैं बांका पट्टी के नाम से, बांका पट्टी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं हम्प बेल्ट, हम्प बेल्ट। ये कई बार इनके नाम भी आप इंग्लिश में याद रखिए। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो ट्रिकी होता है थोड़ा सा, और वो आपको कुब्बड़ पट्टी नाम ना दे के हम्प बेल्ट नाम दे देता है इंग्लिश में, सीधा ही क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान में हम्प बेल्ट के लिए कौन सा एरिया जाना जाता है। तो हम्प बेल्ट, इससे पहले हमने वाटर बेल्ट पढ़ा है जैसलमेर वाली साइड में, अब हम पढ़ रहे हैं हम्प बेल्ट के नाम से। तो ये हम्प बेल्ट, या जिसको अपने सामान्य भाषा में एक रोग बोलते हैं, कुब्बड़ रोग, कुब्बड़ पट्टी के रूप में, या हम इसमें ये कहेंगे कि इस रोग के हो जाने के बाद मनुष्य की जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो रोग फैलता है ये किस वजह से फैलता है, तो वो इस एरिया के अंदर जो भूमिगत पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फैलता है। फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण इस प्रकार का यह डिजीज जो है वो। अब आप सोचोगे फ्लोराइड यहां कहां से आए, तो यहां भूमिगत पानी का उपयोग ही यहां की जनता जो है वो विशेष रूप से करती है, क्योंकि जितनी भी अदर जो सतही वाले स्रोत हैं पानी के, उनमें तो लवणता ज्यादा है, तो इस पानी को तो पी नहीं सकते। तो अब क्या करते थे, पुराने जमाने में कुएं खोदकर और उन्हीं का पानी जो है उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये जो कुएं खोदकर जो भूमिगत पानी का उपयोग करते थे, उस भूमिगत पानी के अंदर फ्लोराइड तत्व जो है उसकी मात्रा ज्यादा थी। वो तत्व पानी के साथ घुलकर यहाँ के लोगों के शरीर में जाता था, और एक लंबा टाइम बीतने के बाद वो फ्लोराइड हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, और वो फ्लोराइड बाद में संग्रहित होता गया, शरीर में स्टोर होता गया, और उसका प्रभाव मनुष्य की पीठ के ऊपर, जैसे ऊंट की कुब्बड़ होती है उसी प्रकार की कुब्बड़ मनुष्य की पीठ के पीछे दिखाई देने लगी, और इसको एक बड़े स्तर के ऊपर ये रोग जो है वो इस एरिया के अंदर फैला, जो फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा के कारण फैला। तो ऐसी जो डिजीज होती है उसको अपने फ्लोरोसिस डिजीज बोलते हैं, फ्लोरोसिस डिजीज। तो ये जो फ्लोरोसिस डिजीज फैल रही है, जो फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा के कारण फैल रही है, और इसके कारण लोगों के अंदर कुब्बड़ नाम का रोग हो रहा है, हड्डियां उनकी कमजोर हो रही है, वो लोग जो है वो बांके हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार की ये जो पट्टी है ये हमें विशेष रूप से दिखाई देती है नागौरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र में। और अब अगर आप इस बेल्ट के एरिया चिन्हित करें, एरिया चिन्हित करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहता है नागौर का जायल क्षेत्र। वर्तमान में अगर बात करें तो डीडवाना कुचामन वाला जो एरिया है उसका जायल क्षेत्र से लेकर और अजमेर के पुष्कर तक, अजमेर के पुष्कर तक इस पट्टी का विस्तार हमें दिखाई देता था। हालांकि आज तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद में इस फ्लोरोसिस वाली जो समस्या है इसको दूर कर लिया गया है, लेकिन एक समय बीच में ऐसा भी था जब इस पट्टी का विस्तार इस जायल वाले क्षेत्र से कहां तक, पुष्कर तक दिखाई देने लगा। तो डिस्ट्रिक्ट के रूप में बात करें तो नागौर से लेकर अजमेर के बीच में यह पट्टी फैली हुई है हमारे पास, नागौर से लेकर अजमेर के बीच में। और इससे कई कई गांव तो ऐसे थे जो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, जिसमें उस समय जैसे अपने हनुमानगढ़ का बडोपल जो है वो एक बार खबरों में आया था दलदली भूमि या सेम के कारण। तो इस एरिया में कई ऐसे गांव थे जो पूरे के पूरे चपेट में आ गए थे। इसमें कुछ गांवों के नाम अगर हम देखें तो जैसे एक गांव का नाम है आसरवा, आसरवा,
एक गांव पड़ता है यहां पर लोरोली, लोरोली गांव। तो ये लोरोली और आसरवा जैसे गांव जो है ये फ्लोराइड की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित थे उस समय। तो यहाँ के लोगों में फैलने वाली ये जो बीमारी है इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस बीमारी, जिसका इफेक्ट ज्यादा हमें दिखाई देता है कहां, हमारी हड्डियों के ऊपर या विशेष रूप से दांतों में। जो जाल लोक जो डिजीज होती है, दांतों का पीला पड़ जाना या दांतों का कमजोर हो जाना, वो वाली डिजीज हमें यहाँ दिखाई देती है। तो नागौरी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें देखनी है। एक तो राजस्थान की सबसे ज्यादा लवणीय झीलें, और वो सबसे ज्यादा लवणीय झीलें यहाँ क्यों बनती है, क्या कारण से बनती है, और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ का फैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कुबड़ पट्टी के रूप में, कुबड़ पट्टी के रूप में। चलिए वापिस अपने मरुस्थल की तरफ एक बार दोबारा चलते हैं। शेखावटी वाला प्रदेश हमने डिस्कस किया, अब अपने पास सबसे दक्षिण वाला भाग हम डिस्कस करने वाले हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे दक्षिणी भाग, जिसको हमने नाम देंगे हम एक नदी के नाम पर ही। जैसे हमने उत्तर में एक नदी के नाम पर इसका नाम रखा है, वैसे दक्षिण में भी एक नदी के नाम पर इसका नाम रखेंगे, और वो बेसिन है हमारे पास लूणी बेसिन के नाम से। इस एरिया में बहने वाली नदी लूणी नदी के नाम से, जो कि पश्चिमी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मरुस्थल की गंगा के नाम से हम उसको संबोधित करते हैं। नमक की अधिक मात्रा के कारण हम उसको लूणी नदी के नाम से जानते हैं। तो लूणी नदी का प्रवाह मरुस्थल के जिन जिलों में है, संपूर्ण जिले नहीं लेंगे, जैसे अजमेर को काउंट नहीं करेंगे हम इसमें, सिर्फ वो जिले जो मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में आते हैं, उन जिलों में मरुस्थल का विस्तार लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो लूणी बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे दक्षिणी भाग है, या इसकी पूरी अगर अपने लोकेशन देखें तो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, दक्षिण पश्चिम वाला भाग। तो कई बार एग्जामिनर आपसे क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का इन प्रदेशों का एक क्रम या सीक्वेंस पूछ लेता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अर्ध शुष्क मरुस्थल के भागों को एडजस्ट कीजिए या व्यवस्थित करो, या ये भी कह देता है उत्तर से दक्षिण की तरफ इन भागों के नाम जो है उनको देखते हुए आप इनका एडजस्टमेंट करो। तो सबसे उत्तर वाला भाग हमारे पास घग्गर बेसिन के रूप में है, और इसका सबसे दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है हमारे पास वो किस रूप में है, लूणी बेसिन के रूप में। अब इस लूणी बेसिन में हमें क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलेगी उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लूणी बेसिन के रूप में देखिए आप, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं लूणी बेसिन में, लूणी बेसिन। तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बेसिन शब्द हम लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र के लिए यूज में लेते हैं। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जो है वो मिलकर बेसिन बनाती है, तो लूणी का बेसिन है। अब लूणी नदी जो है ये वास्तव में तो निकलने के प्रवाह के क्षेत्र से अगर बात करेंगे अपने, तो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये नदी, लेकिन इसका जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र मरुस्थल में रहता है वो जिले कौन से हैं, देखिए आप, पाली डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लूणी बेसिन का। लूणी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार जो हमें दिखाई देता है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देता है। और पुराने जिलों के हिसाब से बात करें तो पाली सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ जिला था हमारा। मेवाड़ वाली साइड भी लगती थी, अजमेर वाली नागौर वाली साइड भी लगती थी, और इधर मारवाड़ वाली साइड जो है वो भी पाली को टच करती थी। तो पाली के साथ टच होने वाले वो मरुस्थलीय जिले जो लूणी बेसिन का भाग है वो कौन से हो सकते हैं, देखिए आप, पाली के साथ नीचे की तरफ वर्तमान में बात करें तो जालोर डिस्ट्रिक्ट, नए बने हुए डिस्ट्रिक्ट के रूप में बात करें तो सांचौर डिस्ट्रिक्ट, और सबसे लास्ट में लूणी नदी उत्तरी सिरोही वाला जो पार्ट है, उत्तरी सिरोही वाला पार्ट, ये भी हमें इस लूणी बेसिन के भाग के रूप में हम इसको शामिल कर लेते हैं। इसके दूसरी साइड वाले जिलों में बात करें तो नए जिलों के हिसाब से हम बात करें तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण ये वाला एरिया। इसके बाद में यहां अगर हम बात करें तो इसके नीचे अगर अपने बात करें जोधपुर ग्रामीण, इसके नीचे अगर अपने बात करें तो बालोतरा, बालोतरा। इसके बाद में यहां अगर हम बात करें तो दक्षिण बाड़मेर वाली साइड, दक्षिण बाड़मेर वाली साइड। तो ये जो जिले हैं हमारे पाली, जालोर, सांचौर, उत्तरी सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण, ये पूरा एरिया जो है ये हमारे पास लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब इस भौतिक प्रदेश को हम एक और नाम से भी संबोधित करते हैं, और वो इनका नाम रहता है, उस नाम को हम बोलते हैं गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन। देखिए गोडवाड़ शब्द क्या है अपने आप में, गोडवाड़ शब्द का मतलब है राजस्थान के इस एरिया में बोली जाने वाली एक विशेष भाषा, जिसको हम गोडवाड़ी भाषा बोलते हैं। तो गोडवाड़ी भाषा के नाम पर इस लूणी बेसिन वाले एरिया को हम गोडवाड़ बेसिन के नाम से संबोधित करते हैं। तो बहुत बार पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है गोडवाड़ बेसिन कहां है, या कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ बेसिन कहलाता है, या किस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य जिले के रूप में अगर लेंगे तो वो पाली डिस्ट्रिक्ट है, और अगर पूरा एरिया ही पूछ लिया जाए, जिलों का क्रम दे दे अपने को, तो फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन में अपने पास जिले हमें मिल सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज देखिए,
ये लूनी बेसिन वाला जो पाली का एरिया है, तो पाली के इस साइड में अगर हम देखेंगे तो पाली का कुछ भाग जो है वो अरावली की पहाड़ियों के रूप में भी है हमारे पास। पाली का जो पूर्वी भाग है वो पहाड़ियों के रूप में भी फैला। तो ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो इस मरुस्थल की सीमा को विभाजित करता है। तो ऐसी ये जो पाली डिस्ट्रिक्ट की अरावली की पहाड़ियां हैं, इनको हम एक नाम देते हैं काला भूरा डूंगर के नाम से। काला भूरा डूंगर के नाम से इन पहाड़ियों को हम नाम देते हैं काला भूरा डूंगर। तो ये जो काला भूरा डूंगर की पहाड़ियां हैं, ये इस पाली वाले अर्धशुष्क मरुस्थल को लूनी बेसिन से अलग करने का काम करती है। और इस एरिया में अगर हम देखें तो इन काला भूरा डूंगर वाले क्षेत्र में थोड़ी ठीक ठाक वर्षा होती है, और इधर जो पाली की जो पहाड़ियां हैं या पाली में लूनी नदी का जो बेसिन है, यहां भी एक नदी बहती है जिसको हम जवाई नदी के नाम से बोलते हैं, जवाई नदी। तो जवाई नदी का जल जो है वो पाली जिले में सिंचाई में भी हम काम में लेते हैं। तो ये वाला जो प्रदेश है पाली का, जो काला भूरा डूंगर और लूनी बेसिन के बीच में है, ये थोड़ा मरुस्थल का उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। तो ये जो मरुस्थल में दिखाई देने वाला पाली जिले का उपजाऊ क्षेत्र है, इसको हम नाम देते हैं रोही का मैदान। रोही का मैदान। वैसे तो क्या है, मरुस्थल में दूर तक दिखाई देने वाले जो मैदान है उन सबको ही हम रोही शब्द से इंडिकेट करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये रोही शब्द जो काम में आता है, ये पाली जिले के उन एरिया के लिए काम में आ रहा है जहां पर उपजाऊ क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो ये काला भूरा डूंगर भी एक दो बार पेपर में पूछ लिया गया है। तो काला भूरा डूंगर की पहाड़ियां पाली के पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं, जो वास्तव में लूनी बेसिन के मरुस्थल को अरावली से क्या करती है, अलग करती है। इसके बाद में हम अगर आगे बढ़े तो इस एरिया में हमें एक और विशेषता दिखाई देगी, जालोर के सांचौर वाला एरिया और दक्षिण बाड़मेर वाली साइड है। यहां पर देखो, लूनी नदी में पानी की जब अतिरिक्त मात्रा आ जाती है, तो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी कि मरुस्थल का जो ढाल है, मरुस्थल का जो राजस्थान में ढाल है वो इस दिशा में है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और आप देखिए कि इस जिले में सबसे ज्यादा जो दक्षिण पश्चिम में आने वाला जिला जो है वो हमारा कौन सा है, सांचौर डिस्ट्रिक्ट। तो सांचौर वाले क्षेत्र में जब आती है लूनी नदी और इधर पीछे अजमेर की पहाड़ियों में थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, तो उन ज्यादा वर्षा के कारण लूनी का पानी सांचौर वाले एरिया में आकर अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है, और इसकी वजह से सांचौर के पूरे क्षेत्र में लूनी का लवणीय पानी एक दलदली क्षेत्र बना देता है। उस दलदली क्षेत्र को इस एरिया में बोला जाता है नेहड़ का रन। ये नाम आप रखिए याद, एक दो बार ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। नेहड़ का रन, इस रन का नाम है क्या, नेहड़ का रन। वास्तव में नेहड़ शब्द जो है ये मारवाड़ का एक आम शब्द है, इसको बोलते हैं अपने दूर दूर तक बिखरा समुद्र जो होता है उसको नेहड़ बोला जाता है। तो इस एरिया में लूनी जो है उसका प्रवाह हमें दूर दूर तक लवणीय पानी के रूप में दिखाई देता है। रन शब्द इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, दलदली क्षेत्र बन गया है। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में अरब सागर का जो कच्छ का रन वाला भाग है वो अपने राजस्थान के बाड़मेर, जालोर का सांचौर वाले भाग को टच किया करता। तो आज भी इस क्षेत्र की जो मृदा है उसमें हमें लवणता की मात्रा थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा मिलती है, तो उस वजह से लूनी नदी के द्वारा वहां पर एक रन बनाया जाता है। उस रन को क्या नाम दिया जाता है, नेहड़ का रन बोला जाता है। अब इसी प्रकार का रन वाला क्षेत्र दक्षिण बाड़मेर और बालोतरा वाली साइड में भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि बालोतरा लूनी नदी का वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा गहरा है। यानी कि लूनी नदी में अगर ज्यादा पानी आएगा तो उसका इफेक्ट सबसे पहले हमें दिखाई देगा कहां, बालोतरा में, क्योंकि यहां नदी का पाट या तल जो है वो अधिकतम गहरा है। तो पानी जो है वो एकदम स्पीड से यहां आता है और बालोतरा में बाढ़ ले आता है। तो यहां बालोतरा वाले एरिया तक लूनी नदी जो है वो एक तरीके से मीठे पानी की नदी के रूप में है, लेकिन जैसे ये बालोतरा को क्रॉस करती है ये खारे पानी की नदी में बदल जाती है, और उस एरिया में पानी जो है वो बाढ़ के रूप में यहां भी फैलता है। तो ये जो बालोतरा वाला एरिया है, बाड़मेर वाला एरिया है, सांचौर वाला जो क्षेत्र है, यहां पर इस लवणीय भूमि के अंदर कुछ प्लांट्स या कुछ वनस्पति भी उग जाती है, और वो वनस्पति जो है वो दलदली प्रकार की वनस्पति है। उस वनस्पति को हम लवणोद्भिद पादप के नाम से जानते हैं, लवणोद्भिद पादप। इंग्लिश में इनके लिए जो वर्ड यूज में हम लेते हैं उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। देखो राजस्थान में जो वनस्पति मिलती है उसके बॉटनिकल अलग अलग नाम हैं, जैसे मान लो मरुस्थल में मिलने वाली वनस्पति उसको जीरोफाइट्स बोलते हैं, जीरोफाइट्स। ऐसे ही मरुस्थल में जो लवणीय क्षेत्र बनते हैं वहां उगने वाली जो वनस्पति है उसको लवणीय वनस्पति बोल सकते हैं। हिंदी में तो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन जब एग्जामिनर आपको इंग्लिश के ऑप्शन में उलझाएगा
तब वहां हेलोफाइट्स लिख देगा। तो राजस्थान में हेलोफाइट्स प्रकार की जो वनस्पति है वो हमें केवल एक एरिया में दिखाई देती है, और वो है लूणी बेसिन का नेहड़ का रन वाला क्षेत्र प्लस बाड़मेर और बालोतरा वाला क्षेत्र, जहां लूणी नदी का जल जो है वो लवणीय जल के रूप में चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, ये दो चीजों के लिए फेमस रहेगा, एक तो रोही के मैदानों के रूप में, गोडवाड़ बेसिन के रूप में, और साथ में ये क्षेत्र जो है वो किसके रूप में जाना जाता है, लवणोद्भिद पादपों के क्षेत्र के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने मरुस्थल के, अर्धशुष्क मरुस्थल के चारों भागों का विस्तृत वर्णन देखा। विस्तृत वर्णन देखा हमने कि चारों भाग जो है वो किस रूप में हमें दिखाई देते हैं। एक बार जल्दी से अपने पीपीटी स्लाइड में इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आप, शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का भौतिक विभाग है, सारी बातें मैंने आपको समझा दी। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के बीच में मिलता है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान है ये, इसीलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, बांगड़ प्रदेश का नाम दे रहे हैं। फिर देखिए, इसको राजस्थान का हम क्या बोल रहे हैं, स्टेपी प्रदेश बोल रहे हैं। इसको राजस्थान का हम संक्रमणीय जलवायु प्रदेश बोल रहे हैं। और ऐसा क्षेत्र जहां की जलवायु लगातार बदलती रहती है, परवर्ती जलवायु प्रदेश के रूप में हम इसको जानते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल के हमने 4 भाग देखे हैं, लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी और घग्गर बेसिन के रूप में। चलिए, इनकी स्थल आकृतियां क्या क्या हैं उनके बारे में साथ के साथ हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए आप, लूणी बेसिन की बात बता रहे हैं सबसे पहले अपने, इसको हमने नाम दिया है गोडवाड़ बेसिन का। मुख्य रूप से इसका जिला जो रहता है वो कौन सा, पाली जिला। विस्तार अगर देखेंगे तो जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली वाला जो क्षेत्र है जो इस क्षेत्र के पास लगता है। बालोतरा नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम इसमें शामिल कर सकते हैं, बालोतरा। जालोर से नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम इसमें सांचौर को शामिल कर लेंगे, सांचौर। तो ये एरिया है हमारे पास। अर्धशुष्क मरुस्थल का सबसे दक्षिणी भाग है ये भी हमने देख लिया। जवाई नदी के दक्षिण में मिलने वाले उपजाऊ मैदान जो है उनको हम नाम दे रहे हैं किसका, रोही के मैदान का। और यहाँ की एक विशेषता महत्वपूर्ण यह है कि ये लवणीय पादप हेलोफाइट्स के रूप में यहाँ सबसे ज्यादा वनस्पति उगती है। नेहड़ का जो दलदली रन है वो भी यहाँ बनता है सांचौर वाले एरिया में। ठीक है, और एक यहाँ के पहाड़ी भूमि के रूप में हमारे पास कौन सा रहता है, काला भूरा डूंगर का पठार। और इस बेसिन के पूर्व में पाली की क्या है, पहाड़ियां हैं। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं नागौरी उच्च भूमि। तो लूणी बेसिन के उत्तर में है ये, और सामान्य मरुस्थल से थोड़ा ऊंचा प्रदेश है, इसलिए उच्च भूमि। इसकी मिट्टी में लवणता ज्यादा मिलती है, इसलिए सबसे ज्यादा लवणीय झीलें में यहाँ दिखाई देती है, जैसे सांबर झील, डीडवाना, नावा, कुचामन। लवणता के 3 मुख्य स्रोत हमें दिखाई देंगे यहाँ। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, दूसरा माइक्रोसिस्ट प्रकार की चट्टानें, और तीसरा वर्षा काल में बहने वाली छोटी नदियां। एक मैंने बताया ये कुबड़ पट्टी के रूप में जाना जाता है, बंका पट्टी के रूप में जाना जाता है, जो नागौर और अजमेर के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसके कारण यहाँ फैलने वाली जो बीमारी है उसको नाम देते हैं हम किसका, फ्लोरोसिस डिजीज का। फिर देखिए आप, शेखावटी का अंतर प्रवाह वाला क्षेत्र, इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना वाला जो क्षेत्र है उसमें हम ले सकते हैं। यहाँ मिलती है हमें भूमिगत चूना परत, और इसकी वजह से वर्षा जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चट्टानों के बीच में बहता है, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं अंतः प्रवाह का क्षेत्र का। फिर देखिए आप, जोहड़ पानी के ये क्या है, कच्चे कुएं हैं। सर क्या है, शेखावटी में मिलने वाले तालाब हैं ये हमारे पास। बीड़ क्या है, शेखावटी में मिलने वाली चारागाह भूमियां हैं, जो विशेष रूप से एक जिले में ज्यादा फेमस है, कहाँ, झुंझुनू में। इसके बाद में इस बेसिन को हमने क्या नाम दिया है, तोरावटी, क्योंकि ये कांतली नदी का क्या है, प्रवाह क्षेत्र रहा है। फिर आगे अपने अंतिम रूप से बात करते हैं घग्गर बेसिन की। तो घग्गर बेसिन का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में मैंने आपको बता दिया, अनूपगढ़ भी इसमें शामिल रहेगा। इसको हमने हरित घाटी प्रदेश की संज्ञा भी दी है। पश्चिमी मरुस्थल का सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग है ये, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है ये, और यहाँ पर मिलने वाली चिकनी और उपजाऊ मिट्टी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, काठी और बग्गी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा दोस्तों मरुस्थल वाला जो पार्ट है, अर्धशुष्क मरुस्थल वाला पार्ट है, वो इस वीडियो लेक्चर के साथ समाप्त होता है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है हमारी, क्योंकि हमारा कल वाला चैप्टर जो था उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया उसकी वजह से, लेकिन फिर भी आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा पूरा लेक्चर समझ के। तो इसी तरीके के वीडियो लेक्चर हम निरंतर अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों से मेरी हार्टली एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो चैनल लिंक को जितना ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना ज्यादा शेयर कर सकें, उतना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मुझे और अच्छे वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप इस काम में कतई कोताही न बरतें, लापरवाही न बरतें, और अपने वीडियो चैनल के लिंक के साथ इसको शेयर करें। और इसके साथ साथ वीडियो चैनल के नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है वो आप दबाना न भूलें, क्योंकि रोजाना आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको उसी नोटिफिकेशन बेल से पता चलेगी। मोस्टली अपनी शाम का टाइम का क्लास पीरियड रहता ही है, तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि तय समय पर आप पूरी क्लास जो है उसको एंजॉय कर सकें, आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकें। तो बहुत जल्दी राजस्थान की बहुत शानदार भर्तियां देखने को मिलेगी हमें। उन सब भर्ती परीक्षाओं में
आपके संघर्ष में, आपके संघर्ष की लड़ाई में, आपकी चुनौती में गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ पूरी तरीके से आपकी हेल्प में आपके साथ खड़ा है। ऐसे ही और अच्छे वीडियो लेक्चर्स के लिए आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।